बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़। और नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर इंतहाई अहम टॉपिक्स और इंतहाई अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो बार और बेंच के दरमियान में एक दफ़ा फिर ऐसा लग रहा है कि कोई फासला जो है वो पैदा हो रहा है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती है उसके हवाले से, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उनके हवाले से, फिर उसके अलावा मेरिट और जो बात की जा रही है मेरिट पे, और उसके अलावा सीनियरिटी के हवाले से ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो मेहमान हैं, क्योंकि वो इंतहाई अहम शख्सियत हैं सियासी तौर पर भी, सियासी भी, कुछ उनसे गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुतअद्दिद बार सदर का इंतखाब जीतने वाले हामिद खान साहब आज नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, वेलकम टू द शो। और खान साहब, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि आप तहरीकों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, हर तहरीक में आपका जो है वो नाम रहा है, इस मरतबा जो फिर एक दफ़ा बार और बेंच के दरमियान में फासला जो है, और फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एड हॉक जज लगाने के लिए कहा गया और वो जो है जाने के लिए तैयार नहीं है वो चीफ जस्टिस, तो अब इसका क्या होगा आगे खान साहब? देखिए, जहाँ तक तो ये इन्होंने जो एफ़र्ट की थी कि जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक ह्यूमिलिएट किया चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को, यानी उनसे 5वें नंबर से जज लिए, उनको परमानेंट जज बनाया सुप्रीम कोर्ट का, और वो चीफ जस्टिस हैं पिछले 4 साल से, उनको एड हॉक जज बनाने की कोशिश की गई। यानी एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होता, वो हाई कोर्ट का जज होता, सिर्फ सिटिंग्स अटेंड करता है सुप्रीम कोर्ट की। तो वो एक बहुत ही ज़्यादती थी। इसके पीछे क्या एलिमेंट है जुडिशल कमीशन वाले बता सकेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है बड़ा अफसोसनाक है, इस लिहाज से कि एक गलत नज़ीर, एक गलत प्रेसिडेंट सेट किया गया है, जिसमें कि सीनियर जजेस को इग्नोर किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया है, और जूनियर जजेस को जो है वो प्रमोट किया गया है बज़ाहिर मेरिट के नाम पर, जिसका कोई पैमाना नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से टेंशन पैदा हुई। इससे कबल तो बाय एंड लार्ज सीनियरिटी की ही बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में तय। हाँ साहब, सीनियरिटी के हवाले से भी मैं आपसे सवाल करूँगा। ये बताएं कि देखिए, एक जो शख्स सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो गया तो जाहिर है वो तो बड़ा ज़बरदस्त और सुपीरियर किस्म का एक माइंड रखने वाले जज साहब हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा है, या लाहौर हाई कोर्ट, या जो भी हाई कोर्ट्स में। तो मेरिट को अगर हम नज़रअंदाज करें, सिर्फ सीनियरिटी को देखें, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नुकसान होगा थोड़ा सा? देखिए, मेरिट का असल में पैमाना कोई नहीं है। दूसरी बात ये, इन्होंने अभी तक कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं सेट किया जिसमें बता सकें कि हाई कोर्ट से जो जज जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, उनके क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी या क्राइटेरिया होगा। अभी तक कोई सेट नहीं किया है जुडिशल कमीशन ने, कोई ऐसे रूल्स नहीं बनाए, कोई ऐसा उनके पास नहीं है मेयार जिस पर हम कह सके। सीनियरिटी बहरहाल एक मेयार है, रिकग्नाइज मेयार है, सारी दुनिया में है, और ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट में है। तो उस पर तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत अहम कंसिडरेशन है। जो सीनियर होगा, जिसने ज़्यादा साल सर्व किया होगा, वो दूसरों से ज़्यादा तजर्बाकार होगा, दूसरों से ज़्यादा उसको केसेस को डील करने का मौका मिला होगा, तो जाहिर है कि वो बेहतर है बजाय इसके कि आप किसी जूनियर जज को जिसने कम अरसा काम किया है उसको वहाँ पर लेके आएँ। दूसरी बात यह है कि इसमें फिर पिक एंड चूज़ आ जाता है, और पिक एंड चूज़ की वजह से ये मसला हो जाता है कि फिर कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से आउट ऑफ टर्न जजेस लेके आएंगे, और वो जजेस जितना अरसा सुप्रीम कोर्ट में सर्व करेंगे वो मरहून मिन्नत होंगे। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर जज लगाएंगे, यानी चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट्स के, वो अपनी सीनियरिटी के मुताबिक जज बन के आएंगे, तो उन पर किसी का कोई एहसान नहीं होगा, उन पर कोई किसी जैसे तरीक़ाकार ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक तय हो गया हुआ है। अब हम यहाँ बैठ के बता सकते हैं कि 2030 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन मुतवक्को है। बिल्कुल सही है, उस तरीके से इसको आप उसी समझ रहे तरह से ये होना चाहिए। अच्छा, अभी इसमें अगर जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको ये सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके गए, वो अभी तक वो इस चीज़ के ऊपर वहीं पे बैठे हैं, इसका एंड क्या होगा? क्या आपको लगता है कि वो उनको यहाँ पर आना पड़ेगा, या वो बैठ सकते हैं वहाँ पर, या उनके खिलाफ फिर रेफरेंस अल्टीमेटली जाएगा?
इस बात पर तो कोई रेफरेंस नहीं बन सकता, क्योंकि आर्टिकल 182 बड़ी वाज़ेह है कि आप अगर किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज लेते हैं तो उसमें उसकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। बग़ैर मर्ज़ी के उनको ले जाया नहीं जा सकता था, और इन्होंने ज़्यादती की कि इसके बावजूद कि वोट्स भी पूरे नहीं थे, क्योंकि 9 मेंबर्स ने वोट डाला इंक्लूडिंग चेयरमैन, वो उन्होंने कहा 5-4 उसके हक़ में हुआ है कि इसको एड हॉक जज बनाया जाए। लेकिन उनमें से एक मेंबर ने, जो कि अटॉर्नी जनरल था, उसने कंडीशनल वोट डाला था कि हाँ, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो इसमें कंसेंट दे दें, अच्छा है इंस्टीट्यूशन के लिए। लेकिन अगर वो नहीं देते तो उसका मतलब ये है कि फिर वो वोट उनके ख़िलाफ़ नहीं था। तो इसलिए ये बात जबकि क्लियर कर दी थी चीफ जस्टिस ने कि मैं एड हॉक नहीं जाऊँगा, तो अव्वल तो वोटिंग नहीं करानी चाहिए थी, और अगर उन्होंने वोटिंग कराई है तो फिर वो वोट जो था अटॉर्नी जनरल का उनके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उनके हक़ में काउंट होना चाहिए था। खान साहब, 18वीं तरमीम में जो है वो अल जहाद ट्रस्ट के हवाले से जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार वज़ा किया गया था। उसमें आप भी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे उस हवाले से। फिर 19वीं तरमीम आई और उसमें सियासी लोगों को भी बीच में शामिल किया गया, जजेस की तादाद जो है वो बढ़ा दी गई। जजेस की तादाद बढ़ाई, वो सियासी लोग वही रहे जो 18वीं तरमीम में थे। 19 जब हमने वो चैलेंज की थी 18वीं तरमीम, तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि कहा था कि हाँ, हम सेटिस्फाइड होंगे अगर 2 सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट के ऐड कर दिया जाए। उन्होंने अपनी तादाद बढ़ा ली थी 19वीं तरमीम में दबाव डाल के। अब लाहौर हाई कोर्ट में भी खान साहब एक मामला चल रहा है जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहब का सुनने में आ रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तैनात उनको किया जाना है। लेकिन यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि बार एसोसिएशंस की जानिब से कुछ एतराज़ात सामने आ रहे हैं कि जी सीनियर जज को होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा सबका थ्रू आउट पाकिस्तान एक क्लियर स्टैंस है वकला का, बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल्स का, कि हम ये जूनियर्स की अपॉइंटमेंट को नहीं मानते, आप सीनियरिटी की बुनियाद पर करें। इसमें ये सवाल नहीं है कि वो खातून हैं या मर्द या वो मर्द हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक असूल है। बेशक हमारा उनके से कोई इख्तलाफ नहीं, आयशा अच्छी जज हैं, उनको पहला चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट होना चाहिए, अपनी बारी पे बन जाएंगी, 2 साल में उम्मीद है कि वो चीफ जस्टिस होंगी। पहला चीफ जस्टिस खातून होना चाहिए, क्योंकि पहले एक खातून फ़खरुन्निसा से 2002 में बड़ी ज़्यादती हुई थी। अल जहाद वाले केस के बावजूद उनको इग्नोर करके तो उनसे जूनियर जज को यानी इफ्तिखार हुसैन चौधरी को चीफ जस्टिस बनाया गया था, और वो एज एन ऑर्डनरी जज रिटायर हुई थी। फिर उसको हमने बार ने हाई कोर्ट बार का सदर मुंतखब किया था, ये बताने के लिए कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, बार इनके साथ है। खान साहब ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे छोटे सा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खान साहब, अब आते हैं एक और इशू की तरफ जो तहरीक इंसाफ से भी आपका बहुत करीबी और गहरा ताल्लुक़ है। 22 साल की जदोजहद जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर अपने खिताबात में, अपने जो है खिताबात में वो ये बात जिक्र करते हैं कि 22 साल की जदोजहद के बाद वो यहाँ पहुँचे। इस 22 साल की जदोजहद में तो आप उनके साथ शाना बशाना चलते रहे, अब क्या हो गया है? देखिए, बात यह है कि हमारे जो डिफेंसेस थे वो 2013 से बाद में शुरू हुए, क्योंकि 2013 में इलेक्शन लड़ा गया है, उसमें मेनली वही लोग थे जो पार्टी के वर्कर्स थे, उनको टिकटें दी गई थी। लेकिन उसके बाद ख़ास तौर पर 2011 के बाद कुछ कहते हैं कि एजेंसीज़ ने लोग भेजे, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का उसमें बड़ा अमल दखल था। खुफिया एजेंसियों का भी होगा, क्योंकि लोग जो आए थे वो बेशतर वो क्राउड था जो एक ज़माने मुशर्रफ के साथ था, तो मुशर्रफ के लोग, उनकी बाक़ियात को बड़ी तादाद में शामिल कराया गया। इस पर हमारे इख्तलाफात हुए कि देखिए, हम तो इनके ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते रहे हैं, डिक्टेटरशिप के ये लोग हैं,
इन लोगों ने कभी इस मुल्क में कोई पॉजिटिव पॉलिटिकल रोल नहीं प्ले किया। इन्होंने हमेशा डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया, इन्होंने हमेशा फ्यूडल्स को सपोर्ट किया, इनसे कोई तब्दीली नहीं आनी। ये तो स्टेटस को के लोग हैं। लेकिन गालिबन इमरान खान साहब इतनी लंबी स्ट्रगल के पास कुछ थक गए थे और उन्हें ये बात बावर कराई गई कि अगर आप चाहते हैं कि इक़्तिदार में आएँ, प्राइम मिनिस्टर बने, तो फिर आप इन लोगों के जो आपकी पार्टी के ओरिजिनल लोग हैं, जो थॉट प्रोसेस में आपके साथ शामिल रहे हैं, इन लोगों के आइडियलिस्ट के कहने पर इक़्तिदार इस मुल्क में नहीं मिलता। इक़्तिदार लेना है तो फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो वो फिर ज़हनी तौर पर बिलखसूस 2015-16 के इवेंट्स कुछ ऐसे हैं जिससे वो इस नतीजे पर पहुँच गए कि जी अगर मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ये। लेकिन इसमें एक बात जो मेरा उनकी 2015 की बड़ी लंबी 1-to-1 डिस्कशन थी 2.5-3 घंटे की, जिसमें मैंने उनको कहा कि भाई आप जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इससे कोई अच्छे नताइज नहीं आएंगे। उन्होंने कहा नहीं देखें, ऐसे तो मैं कभी इक़्तिदार में आऊँगा ही नहीं। 2013 में हमारी कुछ सीटें हमसे चोरी की गई, ये हमें नहीं आने देंगे। अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो फिर मैं उस पोजीशन में जाके शायद वो कुछ हासिल कर सकूं जिसके लिए हमने ये पार्टी बनाई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छी नीयत से और अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं, लेकिन तारीख़ ने ये साबित किया है कि एंड्स डोंट जस्टिफाई मीन्स। क्योंकि होता ये है कि जब आप मीन्स पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो एंड भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और ये हमें तारीख़ का सबक है। तो मैंने कहा फिर जो जिनके साथ आप करेंगे समझौता, वो आपको वो कुछ नहीं करने देंगे जिसके लिए हम समझते थे हमने पार्टी बनाई, और वो आपके सामने आ गया। उनको ख्याल था कि शायद वो असर्ट कर लेंगे, लेकिन इसके बरक्स हो गया है। 3 साल हमने जो कुछ देखा है उसमें वो कम असर्ट कर सके, जो ताकतें उसके पीछे थी इन्हें लाने वाली थी वो असर्ट कर रहे हैं। हाँ साहब, 22 साल उनके साथ चलने वाले उनके साथ नहीं चल रहे। अब अक्सरियत जो है, जस्टिस वजी साहब भी हैं, जैसे मैंने आपसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक विज़न था, वो विज़न अब आपको नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ में? क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी नहीं है, सिम्बॉलिकली हमारा चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है। कुछ लोग और पुराने लोग जैसे आरिफ अलवी हो गए या इमरान इस्माइल वगैरह हो गए, वो हैं। बाकी जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी मेकर्स हैं या जो फेसेस बन रहे हैं पार्टी का, वो पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। वो तो बेशतर जो हैं या इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं या ये मुशर्रफ की बागियात हैं। हाँ साहब, कई चेहरे वहाँ पर हैं जो हमें पीपल्स पार्टी में भी नज़र आए, जनरल मुशर्रफ साहब के साथ भी नज़र आए, अब वो तहरीक इंसाफ। तो खान साहब कभी इस पे सोचते नहीं है कि ये कौन लोग हैं और ये कहाँ से आ गए और क्या कर रहे हैं और ये डिलीवर नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने तहरीक इंसाफ का आइन लिखा, आपने तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था वो लिखा। आपको लगता है कि ये अब जो मौजूदा सेटअप है इन लोगों के साथ उस आइन जो आपने लिखा था, उस मंशूर जो आपने लिखा है, उसको फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, उससे बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोज्ड हैं। क्योंकि उसमें बुनियादी चंद एक चीज़ें थीं जो हम चाहते थे, जिससे हम समझते थे कि सियासत में फ्यूडल कल्चर को हम ख़त्म कर सकते हैं। एक उसमें हमारा लैंड रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और दूसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, नॉट जो कह रहे हैं मुल्क में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस करना थी। क्योंकि मसला यहाँ पर यह है कि जो कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है, एक तो वो फ्यूडल के बड़े सख्त गिरफ्त में है, और दूसरा ये है कि उसमें पार्टीज़ का रोल कम हो जाता है और इलेक्टेबल्स का रोल बढ़ जाता है। ये एक बेसिक, इस पर इमरान पूरी तरह हमारे साथ एग्री करते थे कि हाँ, यहाँ पर जो इलेक्टेबल्स की गेम है वो तो दूसरों के हाथों में खेलती है, जब चाहे तब्दील हो जाती। लिहाजा जो बुनियादी हमारे नुक्ते थे वो तो हमने छोड़ दिए हैं ना। खान साहब को क्यों मायूसी हुई 22 साल की जदोजहद के बाद कि एकदम वो, जैसे आप बता रहे हैं कि उनके जहन में ये बात आ गई कि हम इसके बगैर नहीं पहुंच सकते ऐवान में? जी देखिए, ये उन लोगों ने इनको बावर कराया जिनको कहाँ से भेजा गया था। ये परवेज़ इलाही साहब का एक इंटरव्यू भी चला है कुछ अर्सा पहले कि उन्होंने 2011 में एक टर्निंग पॉइंट आया था ना,
जब हमने लाहौर में जलसा किया था। उसके बाद से वो कहते हैं कि हमारी पार्टी मतलब PMLQ में से ले के लोगों को भेजा जा रहा था। तो हमने प्रोटेस्ट भी किया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके साथ ही मिलके चलेंगे ये लोग भी। तो वो बाद में बड़ी सदाकत साबित हुई कि बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की एक पार्टी हम बन के रह गए हैं। जिस तरह काफ लीग है, इस तरह और भी पार्टीज़ के फैक्शंस हैं जो उनके कहने पे चलते हैं, उनको यहाँ से उठा के दूसरी पार्टी में डाल देते हैं, वहाँ से लेके कहीं और ले जाते हैं। खान साहब, मुस्लिम लीग नून सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलती रही, अब आके वो वोट को इज्जत दो और इस तरह के नारों पे आ रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, नून लीग तो जो है प्रोडक्ट ही इस्टेब्लिशमेंट का है, यानी ज़ियाउल हक के दौर का प्रोडक्ट है, और इनकी तो कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी ज़ियाउल हक के अलावा, और इनको बड़ी जल्दी प्राइम मिनिस्टरशिप मिल गई, सब कुछ, चीफ मिनिस्टरशिप सब कुछ मिला है। लेकिन नज़र ये आता है कि जब उन्होंने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया, हुआ ये कि वो समझते थे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शौकत अज़ीज़ बन के हमारे साथ चलेंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ ने एक खूबी ज़रूर दिखाई है कि जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने असर्ट करने की कोशिश की पहले नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये होता रहा। देखिए ना, 1993 में यही हुआ, इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा हुआ, बाहर निकाले गए। 1999 में ये हुआ, और अब भी 2016, 15-16 में यही हुआ। तो ये बात जो है किसी तौर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की कि भाई हम ही आपको, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं, हम आपको लेके आए हैं और आप अपना क्रेडिट लेके आप सर्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा हमारी तारीख का, सियासी तारीख का एक अजब तजर्बा है जिससे हम गुजर रहे हैं। खान साहब, 3 साल PTI की हुकूमत को वफाक में भी और पंजाब में भी मुकम्मल हो गए हैं, जश्न भी मनाए गए हैं, गाने भी गाए गए हैं, तराने भी गाए गए हैं। आप मुतमईन हैं कि जो आइन, जो मंशूर आपने लिखा था, उसको ये फॉलो कर रहे हैं और अवाम में दूध की नहरें बह रही हैं और बहुत खुश है हर शख्स? उसमें से कुछ भी नहीं फॉलो किया गया। अब देखिए ना, जैसे हमारा एक बुनियादी नुकता था पार्टी को इंडिपेंडेंट करने के लिए कि हम रेगुलरली 4 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे। वो भी नहीं हुए। बल्कि एक कराए मैंने 2013 में, उसके बाद से हुए ही नहीं। उसके बाद से वही जो होंगे ना, उन्होंने कहा होगा खान साहब ने जो इलेक्शन करवाए हैं, अब ये ना हो कि दोबारा करवाएं तो फिर और कुछ। देखिए, वो होने थे 2016 में, पूरी तैयारी हमने की हुई थी और तस्लीम नूरानी को फिर हेड बनाया था उस दफ़ा, और बड़ा अच्छा सेटअप बना लिया था हमने, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप बना लिया था इलेक्शंस कराने का। लेकिन ये जो लोग बाहर से भेजे गए थे, उन्होंने उनको समझाया है कि इस तरह से बात आपके हाथ से निकल सकती। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब का सदर 20 लाख वोटर्स यानी मेंबर्स की बुनियाद पर इलेक्ट हो जाता है, तो वो तो फिर अपनी मर्ज़ी, वो तो फिर अपनी कॉन्फिडेंस रखेगा अपना। इस पर वो कन्विंस हो गया कि हाँ वाकई ही फिर पार्टी मेरे हाथ से निकल सकती है, या पार्टी में जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो अपने आप को असर्ट करेंगे। तो उस वक्त इन्होंने इलेक्शन अनाउंस करके ख़त्म कर दी। अब आपके सामने 5 साल उसके बाद भी गुजर चुके हैं, कोई मतलब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई शर्त नहीं है, ये लॉ है कि लाजमी करवाने हैं? वो इस तरह है कि ये सारे खानापुरी करते हैं, नून लीग वाले भी करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं। कोई जेन्युइन इलेक्शन नहीं हुए, सिर्फ हमने एक 2012-13 में कराए थे, उसके बाद कोई जेन्युइन नहीं हुए, क्योंकि वो सारे के सारे एक फ्रॉडुलेंट होते हैं। इस किस्म के एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन 2017 में PTI ने भी कराया था जहांगीर तरीन की सरबराही में। वो वही था कि 2 पैनल बना के एक को हेड कर रहे थे अपने इमरान खान साहब, दूसरे को कोई अननोन से बंद, तो और उनको इलेक्टेड डिक्लेयर करके उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस हो गए। खान साहब, वो मैंने जो पूछा था उसका कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं जो PTI की 3 साल? कैसे हो सकते हैं कि हम मुतमईन हों? जिन मकासद के लिए पार्टी बनाई थी वो मकासद तो पीछे रह गए हैं, उसके तो कोई जिक्र ही नहीं है आज के दिन में। हम तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में फंस गए हैं, डे टू डे इकनॉमिक प्रॉब्लम्स में फंस के रह गए हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही जो हमारे आइन या हमारे मंशूर, जो बुनियादी मंशूर था, उसके मुताबिक हो। अकबर एस बाबर साहब जो फंडिंग के मामले में लेके चल रहे हैं, वो क्या दुरुस्त हैं? अकबर एस बाबर साहब
देखिए, अकबर बाबर का ने कोई काफ़ी मेहनत करके कोई पिटीशन डाली है। गो मैं ज़ाती तौर पे उनसे यही कहा था कि ये ना करें। बहरहाल पार्टी जो है उसको अपना वक्त मिलना चाहिए। हो सकता है उसमें कई गलतियां हों, उन्होंने जो चीज़ें कही हैं, जो कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कह रहे हैं कि बाहर से पैसा आया है, मैं ये बात कह सकता हूँ कि उसमें कोई बदनीयती का एलिमेंट नहीं है। जेन्युइन गलती हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात पैसे बाहर से लाने, वो इंडिविजुअल्स के नाम पे लाने आसान होते हैं, किसी पार्टी के नाम पर, इंस्टीट्यूशन के नाम पे लाने मुश्किल होते हैं। उसमें टैक्स पर एंगल भी होता सारा। अगर उसके लिए इन्होंने कोई रास्ता बनाया था फंडिंग लाने के लिए, तो मेरे नज़दीक उसमें कोई ऐसी बदनीयती का एलिमेंट नहीं था, या उसमें कोई करप्शन का मेरे नज़दीक एलिमेंट नहीं था। कोई रूल्स की वायलेशन हो सकता हो गई हो। अब उसका जो भी नतीजा होगा, बहरहाल इलेक्शन कमीशन को फ़ैसला तो करना चाहिए। अब 5 साल 6 साल हो गए हैं, वो फ़ैसला ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आके एक जुडिशरी का फेलियर आ जाता है। जुडिशरी, हालांकि ये एक बुनियादी एलिमेंट है कि इंट्रा के फंडिंग जो है उसके फोर्सेस जो हैं जेन्युइन होने चाहिए, पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन वो ना इलेक्शन कमीशन इन्फोर्स कर पा रहा है, तो ना ही जुडिशरी इन्फोर्स कर रही है। खान साहब, सियासत के हवाले से जैसे मैंने बताया, तहरीक इंसाफ से आपका करीबी ताल्लुक़ है। बार के इलेक्शन के अंदर आपको एक वो हामिद खान ग्रुप, जिसका वो हम बचपन से सुन रहे थे कि जिसके साथ सर पे हाथ रख दिया वो जीत गया। नेशनल लेवल की सियासत में आ जाएं, बिलावल साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मुझे वैसे ही पीपल्स पार्टी को इतना ख़ास मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि उसने ख़ुद अपनी बेस छोटी करके सिंध तक कन्फाइन कर ली है। ना सिर्फ सिंध तक कन्फाइन की है, बल्कि सिंध के फ्यूडल्स तक कन्फाइन कर ली है। इसलिए कराची में वो डिफ़िकल्टी में है, अर्बन पॉलिटिक्स में नहीं है। और पंजाब से भी उनका बहुत कम अमल दखल रह गया है, और पंजाब में भी अगर कोई अमल दखल है तो साउथ पंजाब में फ्यूडल्स के। तो मैं समझता हूँ कि सिंध की हद तक तो ये पॉलिटिक्स में अभी कुछ अर्सा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, उसके बारे में मुझे कुछ। हाँ सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे नैब के कवानीन के हवाले से, जो कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि हमें टारगेट किया जाता है। अब हुकूमत भी कहती है कि आप हमारे साथ बैठें और बात करें, इसमें तरमीम करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट खान साहब से रहनुमाई लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अब हुकूमत तुली हुई है कि आइंदा इंतखाबात हमने उसके ज़रिए करवाने हैं, बग़ैर अपोजिशन के, बग़ैर पार्लियामेंट में लाए। ये किस तरह हो सकता है, खान साहब से डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुशामदीद। जी खान साहब, नैब के कवानीन के हवाले से जो अपोजिशन भी चीखती है, शोर डालती है, और अब कुछ हुकूमत की तरफ से भी कहा जाता है कि भाई बैठे हैं, तरमीम करते हैं, क्या कवानीन ठीक है या किस तरह की तरमीम होनी चाहिए? क्या मसला है कि इसमें ये एक पेज पे नहीं आते? जहाँ तक कवानीन का ताल्लुक़ है, उनमें तो कोई मुझे ऐसा हुक्म नज़र नहीं आता। कानून तो ठीक है, उसमें जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम भी हुई है, ठीक है। बात तो उसको अप्लाई करने वालों पे। अगर उसको विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत बात है। अगर उसको सही लोगों को पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट करने के लिए अक्रॉस द बोर्ड करेंगे, फिर ठीक है। लेकिन अगर आप विक्टिमाइज पर्टिकुलर लोगों को करेंगे, अपोजिशन पार्टीज़ को करोगे, उनके लीडर्स को करेंगे, तो फिर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी। मसला ये है कि इस वक्त जो लोगों को नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें ख़ास लोगों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और कुछ लोगों को जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट खुश है, उनके ख़िलाफ़ केसेस नहीं खोले जा रहे। तो ये जो तासुर जा रहा है, साहब, ये देखिए, अपोजिशन के लोगों को भी पकड़ा है नैब ने, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इवन गवर्नमेंट में अलीम खान साहब काफ़ी अर्सा जो है वो नैब की हिरासत में रहे हैं। इसी तरह एक वो सूबाई वज़ीर थे, काफ़ी जो उनके मामला चल रहे हैं।
देखिए उस हद तक नहीं जिस हद तक अपोजिशन के लोगों के खिलाफ हुआ। परवेज़ खट्टक को किसी ने नहीं पूछा, उनके खिलाफ 2-3 बहुत बड़े स्कैंडल्स हैं। कहने को तो जहांगीर तरीन कहता है मुझे विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जितने बड़े उसके खिलाफ स्कैंडल्स हैं, आज तक उसने एक दिन भी अंदर जेल में नहीं गुजारा। तो लग तो यही रहा है कि इसमें पिक एंड चूज़ हो रहा है। हाँ, जब जहांगीर तरीन साहब की आपने बात की, आपके इख्तलाफात थे उनसे, अब वो तो पार्टी में नहीं रहे, क्या ये कोई मुमकिन है कि आपकी वापसी हो तहरीक इंसाफ में एक्टिवली? देखिए, जहांगीर तरीन की वजह से नहीं, ये तो हमारे जो डिफरेंसेस हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उसका ताल्लुक़ किसी फ़र्द के साथ नहीं है। हम तो समझते हैं कि वो बुनियादी मकासद की तरफ आ जाएं, जिनके लिए पार्टी बनाई थी, जिससे तब्दीली आ सकती है इस मुल्क में सियासी। तो कोई भी हम उसमें ओहदा ऑफिस कोई इस इम्पोर्टेंस नहीं रखता, असल तो मकासद हैं, हम उस तरफ नहीं हैं, ना हमारे बज़ाहिर कंट्रोल में लग रहे हैं कि उन मकासद को हम किसी तरह भी उनकी पैरवी कभी कर इमरान सकें। खान साहब ने रब्ता करने की कोशिश की कि वापस आ जाएं? मेरे ख़्याल में वो मुमकिन भी नहीं रहा, हम इतनी दूर जा चुके हैं इन मामलात में। देखिए, मैं तो हमेशा से मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल के हक़ में नहीं हूँ, और हमारी जितनी स्ट्रगल्स भी रही हैं, चाहे ज़ियाउल हक़ के दौर में रही है, अयूब खान के दौर में रही है, मुशर्रफ के दौर में रही है, इसी बात पर रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी चाहते हैं, हम सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं। वेज़ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसके ख़िलाफ़ है। वो चाहते हैं कि पीछे से सारे मामलात हम तय करें, और जो कुछ हम देख रहे हैं आपके सामने, जिसको अब ये हाइब्रिड हुकूमत कहते हैं, वो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। यानी फ़ैसले कहीं होते हैं, चेहरे किसी और के दिखाए जाते हैं, ये कोई सूरत हाल ठीक नहीं है। हाँ साहब, लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हुकूमत तुली हुई है कि हमने ये आइंदा इलेक्शन उसके ऊपर करवाने हैं, अपोजिशन जो है वो मुंह बसोरे साइड पे बैठी है कि नहीं हमने इस पे नहीं आना। क्या इख्तलाफ है? बज़ाहिर तो वो एक मशीन है जिसमें से पर्ची भी निकलती है, वो बैलेट बॉक्स में जाती है, थंब भी जाता है, वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस होते हैं। तो खान साहब, क्यों अपोजिशन को क्या एतराज़ है, या उनका वैलिड है एतराज़ इस पर? अपोजिशन वाले खैर बेहतर बता सकेंगे उनको क्या एतराज़ है। मुझे जो बताया गया है कि इसमें अंगूठे से शायद वोट नहीं निकलता, लेकिन ईवीएम्स ऐसी हो सकती हैं, इनको चाहिए बैठ के बात करें, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे इलेक्शंस हो चुके हैं और सारे वोट ईवीएम पे हुए हैं। तो यहाँ पर भी प्रॉपर ईवीएम बनवाई जा सकती हैं जिससे क्रेडिबिलिटी पैदा हो। ख़तरा गालिबन उनको ये है कि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी कर देंगे जिससे कि रिज़ल्ट्स अपनी मर्ज़ी के ले लेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो कुछ करते रहे हैं वो आपके सामने है, किस रिज़ल्ट्स को मैनिपुलेट करते रहे, किसको लाना है किसको नहीं लाना, ये सारी चीज़ें कर लेते रहे हैं। ईवीएम में ये ज़्यादा आसान हो जाएगी, वो तो चंद मिनटों में आ जाएगा रिज़ल्ट। तो उसके लिए इस पर काम करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार में, अब लाहौर बार में भी इसको इंट्रोड्यूस किया। उसमें यह है कि अंगूठा लगाने से ही बैलेट पेपर आपका आ जाता है, और आप वहीं पर बैलेट पेपर को मार्क कर सकते हैं, उसकी पेपर ट्रेल मिल जाती है। सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या पेपर ट्रेल मिल जाएगी। अगर तो पेपर ट्रेल बन सकती हो, यानी आप जैसे वोट डालें तो उसका नीचे से जो है प्रिंट आउट निकल आए और आप वो प्रिंट आउट लेके वो भी बैलेट बॉक्स में डाल दें, तो फिर मेरे ख्याल में किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपका साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। नाज़रीन, ज़ंजीर दिल से इस हफ़्ते इतना ही। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ या किसी नई शख्सियत के साथ एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। शादाब रियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।